टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं आपके बाल विकास सीडीपी की पीओआई की जो सीरीज चल रही है, सीरीज नंबर 6 है। डेली आपकी पीओआई की सीरीज चला रहे हैं ताकि आपकी तैयारी को बेहतर किया जा सके, आपकी प्रिपरेशन को कॉन्फिडेंस के साथ इम्प्रूव किया जा सके। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। सीडीपी बाल विकास चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के टॉप 30 मिक्स क्वेश्चन करेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्न हैं, उनका सोल्यूशन जानेंगे और जानेंगे किस प्रकार से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं ताकि आपकी बेहतर तैयारी हो सके। और अपने टीटी फैमिली शिक्षक भर्ती स्पेशल फैमिली को फॉलो कर लीजिए, अपनी फैमिली से जुड़ जाइए। आइए देखते हैं पहला प्रश्न है। सभी को अंत में बताना 30 में से आप लोगों को क्या फीडबैक रहा है, 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया कि उत्तरोत्तर सर्पिल बनाम रेखीय उन्नति का सिद्धांत किससे संबंधित है। एमपीटेट 2024 में आया हुआ प्रश्न है। उत्तरोत्तर सर्पिल बनाम रेखीय उन्नति का सिद्धांत किससे संबंधित है। व्यक्तित्व और प्रवृत्ति, पढ़ने और लिखने, वृद्धि एवं विकास, पढ़ने एवं प्रवृत्ति से। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि जो प्रश्न हमसे नहीं आ रहा, जिसका उत्तर नहीं आ रहा, तो ऑप्शन को देखकर हम कैसे उसको पहचान कर पाएँ कि यह ऑप्शन इस प्रश्न का उत्तर सही होगा, ये भी जानने वाले हैं। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कौन सा सही होगा, आप सभी लोग भी बता सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कि उत्तरोत्तर सर्पिल बनाम रेखीय उन्नति का सिद्धांत किससे संबंधित होता है। ये वृद्धि एवं विकास से संबंधित होता है, क्योंकि विकास कभी भी एक सीधी रेखा में नहीं होता है, बल्कि कितना होता है, वर्तुलाकार होता है, सर्पिलाकार होता है। इसका मतलब होता है बच्चा विकास के एक चरण से आगे बढ़ता है, फिर पीछे मुड़कर अपने अनुभव कौशल को मजबूत करता है, फिर अगले चरण की ओर बढ़ता है। इसलिए यह सिद्धांत वृद्धि और विकास से सिद्धांत कहला जाता है। दूसरा प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है कि विकास अभिवृद्धि की अपेक्षा गुणात्मक परिवर्तन का विशिष्ट द्योतक है, यह कथन किसका है। गैसेल, हर्लाक, हर्बर्ट सोरेनसन या इरा गॉर्टन। सभी कमेंट कीजिएगा, सभी ब्रदर सिस्टर टीचर जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना। तो विकास अभिवृद्धि की अपेक्षा गुणात्मक परिवर्तन का विशिष्ट द्योतक होता है, यह कथन, यह स्टेटमेंट किसका हो जाता है। यह हर्बर्ट सोरेनसन का कथन होता है। इनका मानना है कि अभिवृद्धि जो होता है मुख्य रूप से शारीरिक और मात्रात्मक परिवर्तनों को दर्शाती है, जैसे लंबाई, वजन। विकास जो होता है कार्यकुशलता और व्यवहार में आने वाले गुणात्मक परिवर्तन को दर्शाता है। तो मात्रात्मक और विकास, अभिवृद्धि विकास, इन दोनों में अक्सर इन दो टॉपिक्स को लेके एग्जाम में प्रश्न एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, प्रश्न जरूर क्रिएट होते हैं, एग्जामिनर जरूर पूछता है। अगला, पुरुष लिंग का निर्धारण होता है जब मिलते हैं। जब कौन से क्रोमोसोम मिलते हैं, जब पुरुष का होता है। क्रोमोसोम होते हैं फीमेल में XX और मेल में XY होता है। अगर फीमेल का X मेल का X होगा तो वह क्रोमोसोम XX होगा। अगर फीमेल का X मेल का Y होगा तो क्रोमोसोम XY हो जाएगा। मतलब मेल के क्रोमोसोम्स निर्धारण करते हैं कि लिंग क्या होगा। तो पुरुष लिंग का निर्धारण कौन सा होता है, XY क्रोमोसोम्स होते हैं। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और आपको होता है मनुष्य में टोटल 23 जोड़े, अर्थात जोड़े में 23 और 46 गुणसूत्र होते हैं। महिला के पास 23वां जो गुणसूत्र होता है वह होता है XX, जबकि पुरुष में होता है XY। निषेचन के समय यदि पिता का Y और माता का X गुण सूत्र मिलता है तो XY का निर्माण होता है, जो पुरुष अर्थात लड़का लिंग का निर्धारण करता है। तो क्रोमोसोम से एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न प्यारा सा है, सभी कमेंट कीजिएगा। अगर आपने अभी भी टॉपर नोट्स नहीं लिया, टॉपर नोट्स प्राप्त करने के लिए आज ही व्हाट्सएप मैसेज करिए 9630689598। टॉपर नोट्स प्राप्त करने के लिए आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है 9630689598। ये व्हाट्सएप नंबर हमारी टीम आपको टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करने का अपडेट दे देगी और ये टॉपर नोट्स आपकी तैयारी को 15 से 20% और मजबूत कर देगी और सुदृढ़ बना देगी और कॉन्फिडेंस बिल्ड कर देगी। अगला है कि सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति समूह के मानदंडों के अनुरूप होना सीखता है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है। हर्लाक, आगबर्न, निमकॉफ, सेरेंडेनसोच। तो आपने देखा है कि पीवाईक्यू में भी आपके स्टेटमेंट परिभाषा पूछी जाती है। सभी मनोवैज्ञानिकों के परिभाषा स्टेटमेंट पढ़ लेना आप सभी को। तो इस प्रश्न का जवाब आ चुका है कि सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति समूह के मानदंडों के अनुरूप होना सीखता है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है, तो आर्गबर्न और निमकॉफ द्वारा दी गई है।
एक समाजशास्त्री हैं आगबर्न और निमकॉफ। इन्होंने समाजीकरण की वह प्रक्रिया बताई जिसमें व्यक्ति समाज समूह की संस्कृतियाँ, मूल्य, रीति रिवाज और मानदंडों को सीखकर समाज का एक कार्यशील सदस्य बनता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्यारा सा प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से जाति व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी होती है? संस्कार, कार्यकुशलता, जन्म, योग्यता। यह आपके PYQ टेस्ट सीरीज चल रही है, सभी लोग कमेंट कीजिएगा। PYQ का मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है ना। तो निम्नलिखित में से जाति व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी कहलाती? तो जाति व्यवस्था का महत्वपूर्ण जो आपका विशेषता कहलाती है वह कहलाता है जन्म। जाति व्यवस्था जो कास्ट सिस्टम है एक बंद वर्ग है जो जन्म पर आधारित होता है। व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता है जीवन भर उसी का सदस्य रहता है, उसे नहीं बदला जा सकता, उसी को हम जन्म पर, तो जाति व्यवस्था जन्म पर निर्धारित हो जाती है। अगला देखिएगा, कास्ट शब्द की उत्पत्ति का पता किस सन गार्सिया डी ओर्टा नामक विद्वान ने लगाया? कास्ट शब्द का उत्पत्ति का पता सर्वप्रथम 1965 में गार्सिया डी ओर्टा नामक विद्वान ने लगाया था। कास्ट शब्द एक पुर्तगाली भाषा का कास्टा से बना हुआ है। कास्टा मतलब KASTA, कास्टा से पुर्तगाली है, जिसका प्रजाति या नस्ल होता है। गार्सिया डी ओर्टा ने 1965 में इस शब्द का प्रयोग भारतीय सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में पहली बार दर्ज किया था, 1665 में, सॉरी। इसके बाद अगला प्रश्न है, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है, सभी प्यारा सा फीडबैक कीजिएगा कि संयुक्त परिवार व्यवस्था समाप्त हो रही है, धर्म लोगों से दूर होता जा रहा है, विद्यालय इस कमी को पूरा करने का काम करता है, उपरोक्त कथन शिक्षा की भूमिका से संबंधित है। तो राइट आंसर क्या होगा? संयुक्त परिवार व्यवस्था समाप्त हो रही है, धर्म लोगों से दूर होता जा रहा है, विद्यालय इस कमी को पूरा करने का काम कर रहा है, अर्थात राइट आंसर क्या होगा? मतलब शिक्षा के आदर्शों से संबंधित होगा। क्यों? क्योंकि जब समाज की पारंपरिक संस्थाएं जैसे संयुक्त परिवार, धार्मिक संस्थान अपने सामाजिक और नैतिक उत्तरदायित्वों को पूरा करने में असमर्थ होती है, तब विद्यालय शिक्षा के आदर्शों के माध्यम से बच्चों में सामाजिक, नैतिक, लोकतांत्रिक मूल्यों का निर्माण होता है। तो शिक्षा के आदर्शों से संबंधित हो जाएगा। इसके बाद ये भी अगला प्यारा सा प्रश्न है कि मुझे शिक्षण के बारे में क्या पसंद है? मुझे शिक्षण के बारे में क्या पसंद है कि कम सक्षम व्यक्तियों को भी आश्रय मिलता है, सबसे शांतिपूर्ण कार्य, सबसे चुनौतीपूर्ण कार्य, निजी ट्यूशन के कार्य क्षेत्र के कारण सबसे आकर्षक। निजी ट्यूशन और कम सक्षम ये निगेटिव हो गया, शांतिपूर्ण कार्य सबसे शांतिपूर्ण कार्य नहीं, सबसे चुनौतीपूर्ण कार्य होगा, क्योंकि शिक्षण एक गत्यात्मक और जटिल प्रक्रिया है। हर बच्चा अलग होता है, उसकी आवश्यकताएं भिन्न होती है, इसलिए शिक्षण को एक चुनौतीपूर्ण कार्य माना जाता है, क्योंकि ये शिक्षक को लगातार नया सीखना और छात्रों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने में एक अवसर देता है। तो सबसे चुनौतीपूर्ण कार्य इज द बेस्ट ऑप्शन, इज द राइट आंसर हो जाएगा। हर प्रश्न का जवाब आना चाहिए, हर प्रश्न का फीडबैक करना। सभी मेरे प्यारे मित्रों को, सभी ब्रदर सिस्टर टीचर्स जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन, स्वागत करते हैं। आप सभी के माता पिता को प्रणाम, नमन और नमस्कार करते हैं। साथियों, बाल विकास मानव विकास के सभी तथ्यों और गर्भाधान से किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तनों को समझने का एक क्षेत्र है। बाल विकास का विज्ञान इस प्रकार विशेष रूप से संबंधित है। तो बहुत ही सिंपल साधारण में दिया गया कि यह होगा मानव विज्ञान, क्योंकि मानव विज्ञान मानव के जैविक, सांस्कृतिक, सामाजिक का विकास व्यापक अध्ययन करता है और बाल विकास अध्ययन इसी व्यापक मानव विज्ञान की एक शाखा के रूप में गर्भाधान से लेकर किशोरावस्था के परिवर्तनों को समझता है। इसके बाद अगला प्रश्न प्यारा सा प्रश्न है कि आम से विशिष्ट गतिविधि तक वृद्धि क्रम कौन सा होता है? आम से विशिष्ट, आम मतलब नॉर्मल, यह हो जाएगा पृथक्करण। क्यों होगा? क्योंकि विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चा पहले सामान्य सामान्यीकृत क्रियाएं करता है, फिर धीरे धीरे विशिष्ट यानी मांसपेशियां आगे का उपयोग करता है। इस प्रक्रिया को पृथक्करण कहते हैं। तो आम से विशिष्ट गतिविधि तक वृद्धि का क्रम पृथक्करण कहला जाएगा। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। सभी को समझ में आ रहा है? बिल्कुल कमेंट करते रहिएगा, फीडबैक करते रहिएगा। अगला है, जैसे जैसे क्रमिक गति होती है
छोटी छोटी गतिविधियों को बड़े अधिक कार्य साधक व्यवहार में समेकित करने की एक संबंधित प्रवृत्ति भी होती है। इसको हम क्या बोलेंगे, थोड़ा सोचिए, अपने दिमाग में जोर डालिए। जैसे जैसे क्रमिक गति होगी, छोटी छोटी गतिविधियों को बड़े अधिक कार्य साधक व्यवहार में समेकित मतलब मिलाना, मिलाना मतलब समेकन, समेकित का संबंध समेकन से हो जाएगा, तो समेकित करने की समृद्धि प्रवृत्ति को हम समेकन बोलते हैं, इंटीग्रेशन बोलते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न पूछा गया है कि परिभाषा के अनुसार बुद्धि है आकस्मिक के बजाय सचेत और सोचना, पर्यावरणीय परिस्थितियों और परिस्थितियों का सामना करने के उद्देश्य से होता है। ये पहला आपका दिया गया है और ये दूसरा दिया गया है। बुद्धि के बारे में परिभाषा कि आकस्मिक के बजाय सचेत सोचना होगा या पर्यावरणीय परिस्थितियां और परिस्थितियों का सामना करने के उद्देश्य से होगा। तो बुद्धि से संबंधित जो परिभाषा दी गई है दोनों सही दी गई, अर्थात 1 और 2 दोनों, थर्ड ऑप्शन को हम सही करेंगे, क्योंकि बुद्धि की परिभाषा है यह न केवल उद्देश्यपूर्ण और सचेत सोच है बल्कि व्यक्ति को अपने पर्यावरण और परिस्थितियों के साथ संयोजन और अनुकूलन करने की क्षमता भी प्रदान करती है। इसलिए दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। यहाँ पर सभी को समझ में आ रहा है? ये देखते हैं, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न, अगला प्रश्न है। कथन कह रहा है कि जो सीखने और अर्जन से प्राप्त करने में संदर्भ में सही नहीं हो वो बताइए। तो आप जानते हैं प्राप्त करना अर्जन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, सीखना अविरत और सतत प्रक्रिया है, विषय निपुणता में सीखने का परिणाम है, प्राप्त करना अर्जन ज्ञान संबंधी क्षमताओं में मदद करता है। ठीक है, सभी लोग बताइए और सभी लोगों को फीडबैक करना। तो देखिए, अर्जन प्राप्त करने में क्या नहीं कि प्राप्त करना जो ज्ञान संबंधी क्षमता में मदद करता है, तो ये आपका सही नहीं होगा, बाकी ए बी सी तीनों आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न प्यारा सा कि डीपीटी और ओपीवी के ट्वंड और सेकंड और थर्ड डोज सामान्य तौर पर शैशवावस्था के लिए दिए जाते हैं 3 साल 6 सप्ताह से 3 महीने 4 से 8 सप्ताह के अंतराल पर या 9 से 15। राइट आंसर क्या होगा? तो आप सभी लोग जानते हैं डीपीटी और ओपीवी के जो सेकंड और थर्ड डोज होता है समानांतर तौर पर शैशवावस्था के 4 से लेके 8 सप्ताह के अंतराल पर देते हैं। आमतौर पर 4 सप्ताह अर्थात 1 महीना का अंतराल रखा जाता है, जैसे 6 सप्ताह 10 सप्ताह और 14 सप्ताह के उनमें ऐसे अंतराल रखा जाता है। तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गर्भावस्था से दूसरे महीने के दौरान भ्रूण किस प्रकार होता है? करीब 1 सेंटीमीटर, 1 mm मिलीमीटर, करीब 1 इंच या दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं। तो गर्भावस्था के दूसरे महीने के दौरान भ्रूण पूछा जा रहा है। तो गर्भावस्था का दूसरा महीना मतलब कितने कहला जाएंगे? 8 सप्ताह कहला गया। 8वें सप्ताह के अंत में भ्रूण लगभग 1 इंच मतलब 2.5 सेंटीमीटर, 1 इंच मतलब होता है 2.5 सेंटीमीटर लंबा होता है। इससे प्रमुख अंग बनने की शुरू हो जाता है। इसमें जो प्रमुख अंग होते हैं वे बनना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है, आत्मघाती इरादे के बिना शरीर के ऊतकों का जानबूझकर विनाश या परिवर्तन किसकी परिभाषा है? आत्मघाती इरादे के बिना शरीर के ऊतकों का जानबूझकर विनाश या परिवर्तन, यह परिभाषा होगी स्वयं को चोट पहुंचाना, सेल्फ इंजरी। आत्मघाती मतलब स्वयं, बिना शरीर के ऊतकों का जानबूझकर विनाश परिवर्तन किसकी परिभाषा है? स्वयं को चोट पहुंचाना, सेल्फ इंजरी की परिभाषा होगी। सभी कमेंट कीजिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, जब कोई बच्चा किसी भी बुनियादी शैक्षणिक कौशल को सीखने में सक्षम नहीं है लेकिन किसी अन्य क्षेत्र में प्रतिभावान है तो बच्चे के मूल्यांकन के लिए कौन सी तकनीकी लागू की जा सकती है? निकाल देना, विस्थापन, क्षतिपूर्ण या रूपांतरण। सभी कमेंट कीजिए। जब कोई बच्चा किसी भी बुनियादी शैक्षणिक कौशल को सीखने में सक्षम नहीं है अर्थात लेकिन किसी अन्य क्षेत्र में प्रतिभावान है भी, तो बच्चे का मूल्यांकन किसके लिए तकनीकी होगा? वह होगा क्षतिपूर्ण तकनीकी लागू की जा सकती, क्योंकि क्षतिपूर्ति होगा। क्षतिपूर्ति का अर्थ क्या होता है? किसी एक क्षेत्र में कमजोरी या अक्षमता की भरपाई किसी अन्य क्षेत्र की प्रतिभा या शक्ति के माध्यम से करने को हम क्षतिपूर्ति कहते हैं।
किसी एक क्षेत्र में कमी हो तो दूसरे क्षेत्र में उस प्रतिभा को भरपाई कर देने से क्या होगा, वह क्षतिपूर्ति कहलाती है। बच्चों की विशेष ज़रूरतों के लिए प्री स्कूल की शिक्षा कौन सी होगी, संवेदनशील या अनुक्रियाशील कहलाएगी? खुद सोचिए, कहीं ना कहीं आप भी शिक्षा से जुड़े हुए हैं। तो बच्चों की विशेष ज़रूरतों के लिए जो प्री स्कूल की शिक्षा होती है वह संवेदनशील या अनुक्रियाशील, तो ये दोनों होती हैं, संवेदनशील भी होता है और अनुक्रियाशील भी होता है प्री स्कूल जो होता है। क्योंकि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए प्री स्कूल को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार संवेदनशील और उनकी प्रतिक्रियाओं के प्रति अनुक्रियाशील होना चाहिए ताकि उनका समावेशी विकास हो सके। इसलिए दोनों ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाए। अगला प्रश्न देखिए, शिक्षक देखते ही हैं कि एक बच्चे को कलम पकड़ने में कठिनाई हो रही है, तो उपरोक्त परिस्थितियों में उन्हें निम्नलिखित में से कौन सी कार्यवाही करनी चाहिए? आप कक्षा में देख रहे हैं कि कोई बच्चा है जो कलम पकड़ने में उसको कठिनाई हो रही है, तो आर्थोपेडिक सर्जन से बच्चे की जांच करवाएंगे। बिल्कुल सही बात है। एक मनोवैज्ञानिक द्वारा बच्चे का मूल्यांकन, ये गलत होगा। शिक्षक को माता पिता से कहना कि हालत ठीक नहीं है, बाद में स्कूल भेजें, ये भी गलत। शिक्षक को कठिनाई की उपेक्षा करना, तो उपेक्षा भी निगेटिव है। बाद में भेजना, ये निगेटिव, दोनों निगेटिव हो गए। और मनोवैज्ञानिक द्वारा मूल्यांकन करना कहीं कहीं ये भी ज़्यादा सही नहीं। सबसे बेहतर है बच्चा कलम पकड़ने में हो रहा, मतलब आर्थोपेडिक सर्जन से बच्चे की जांच करवाई। कलम ना पकड़ना एक मोटर स्किल या हड्डियों के मांसपेशी से जुड़ी शारीरिक समस्या हो सकती है, इसलिए शिक्षक को सबसे पहले विशेषज्ञ अर्थात आर्थोपेडिक सर्जन से शारीरिक जांच करने का सुझाव देना चाहिए। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, प्यारा सा है कि शिक्षण अधिगम रणनीति के रूप में काल्पनिक अनुभूति को बढ़ावा देना खालिस्तान बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है। प्रतिभावान, बौद्धिक रूप से उन्नत, रचनात्मक या कम उपलब्ध हासिल करने वाले। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, रचनात्मक, क्रिएटिव। शिक्षण अधिगम रणनीति के रूप में काल्पनिक अनुभूति को बढ़ावा देना एक रचनात्मक बच्चों के लिए महत्वपूर्ण होता है। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस समुदाय के बच्चे सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से वंचित बच्चों का प्रतिनिधित्व करते हैं? समुदाय, एसटीसी समुदाय, प्रवासी कामगार या निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, देखिए वे जिस समुदाय के बच्चे सामाजिक सांस्कृतिक रूप से वंचित बच्चों का प्रतिनिधित्व करते हैं वह एसटीसी वर्ग समुदाय से भी हो सकते हैं, प्रवासी कामगार भी हो सकते हैं, निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति हो सकती है। तीनों कैटेगरियाँ हो सकती है, इसलिए डी ऑप्शन करेंगे, 1, 2, तीनों सही हो जाए। सभी लोग समझ पा रहे हैं बेहतर तरीके से। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का समझने के लिए, अपनी फैमिली से जुड़ने के लिए, क्योंकि आपका अपना परिवार टीटी फैमिली है, शिक्षकों का परिवार है, अवर टीचर्स फैमिली। साथियों, निम्नलिखित में से किस श्रेणी के बच्चे अपनी आसपास के लोगों द्वारा गलत समझे जाते हैं क्योंकि स्थितियां शिक्षकों से परिचित नहीं हैं? रचनात्मक बच्चे किस श्रेणी के, ये सामाजिक, भावनात्मक, व्यवहार संबंधी बेकार बच्चे। अक्सर आप देखते होंगे इस प्रकार के ऑप्शन जब जिनमें सामाजिक, भावनात्मक, व्यवहार संबंधी तीनों दिए हों, इस श्रेणी के बच्चे अपने आसपास के लोगों द्वारा गलत समझे जाते हैं क्योंकि स्थितियां शिक्षकों से परिचित नहीं होती, इसलिए बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, बहुत ही प्यारा सा है, प्यारा सा फीडबैक करेंगे कि निम्नलिखित में किस श्रेणी के बच्चे पुरानी परिघटना में नए दृष्टिकोण देखते हैं? बौद्धिक रूप से उन्नत, रचनात्मक, प्रतिभावान या औसत। तो जिस श्रेणी के बच्चे पुरानी परिघटना में नया दृष्टिकोण देखते हैं वह होगा रचनात्मक, क्रिएटिव। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, सभी लोग कमेंट कीजिएगा, मेरे प्यारे प्यारे भाइयों के प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी, ब्रदर, सिस्टर एंड टीचर्स। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न है कि पारिस्थितिक तंत्र सिद्धांत विकास के प्रमुख भूमिका निभाने के लिए निम्नलिखित में से किस पर जोर देता है? माता पिता के कारक, स्कूल कारक, पर्यावरण कारक या चर्च कारक। तो आप सभी लोग जानते हैं, सभी लोग ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं कि जब भी पारिस्थितिक तंत्र दे दिया गया तो पर्यावरण आंख बंद करके कर लेना। पारिस्थितिक तंत्र सिद्धांत विकास के प्रमुख भूमिका निभाने के लिए निम्न किस पर जोर देता है? पर्यावरण कारक पर जोर देता है। शब्दों को पकड़ के चलिएगा, 4-5 नंबर आपको बेनिफिट हो ही जाएंगे नॉर्मल तौर पे से। ब्रेनर के पारिस्थितिक तंत्र सिद्धांत के संदर्भ में कौन सा गलत दिया गया है? सभी लोग बताइए। तो इसके अकॉर्डिंग देखें कि पारिस्थितिक तंत्र की परतें हैं और उनकी परस्पर क्रिया प्राणी एक दूसरे से अलग नहीं है, बिल्कुल सही है। न केवल प्रणालियों के बीच बल्कि सिस्टम और बच्चे के बीच भी एक अंतः क्रिया है, ये भी सही दिया गया है।
सिद्धांत के बाद के संस्करण प्रणाली में बच्चे की ओर से एजेंसी से इनकार करते हैं, ये गलत होगा, तो ये गलत कथन दिया गया है। इसके बाद देखेंगे सिद्धांत के बाद संस्करण में यह माना जाता है कि बच्चा भी सिस्टम को इंटरेक्ट और संशोधित करता है, ये भी सही है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन गलत दिया गया है, जो कि यही तो पूछा जा रहा है कि कौन सा गलत है। सी ऑप्शन गलत होगा कि सिद्धांत के बाद के संस्करण प्रणाली में बच्ची की ओर से एजेंसी से इनकार करते। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है और प्यारा सा फीडबैक सभी लोग कीजिएगा। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? वंशानुगति, पर्यावरण या अनुवांशिकी या पर्यावरण? ना तो अनुवांशिकी ना ही पर्यावरण। देखिए जीन पियाजे जी की जब भी बात की जाए, एक बात गांठ बैठा लेना, जीन पियाजे जी मतलब वंशानुगत की बात आती है। जीन पियाजे ने जैविक परिपक्वता को संज्ञानात्मक विकास के एक प्रमुख आधार माना है, जिसके बिना बच्चा अगली संज्ञानात्मक अवस्था में प्रवेश ही नहीं कर सकता। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो जीन पियाजे जी, कोहलबर्ग, वाइगोस्की, इन सभी मनोवैज्ञानिकों का भी क्लास हम लेके आएंगे, इन क्लास ले आएंगे और प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्नों को भी कंबाइन करेंगे। प्रभाव के नियम में असंतोषजनक स्थिति निम्नलिखित में से किसकी ओर ले जाती है? अधिगम को मजबूत करता है, अधिगम को कमजोर करता है, अधिगम को प्रभावित करता है, या पहले कमजोर करता है फिर बाद में मजबूत करता है? तो प्रभाव का नियम पहले बात दे, थांडाइक के जो 3 प्रमुख नियम उनमें से है। लॉ ऑफ इफेक्ट है, जो कि असंतोषजनक स्थिति निम्नलिखित में किसकी ओर ले जाती है? तो जो स्थिति होती है ये अधिगम की कमजोर करता है, क्योंकि असंतोषजनक की बात हो रही। थांडाइक के प्रभाव के नियम के अनुसार जिस कार्य को करने में संतोष या सुख मिलता है उस अनुक्रिया का संबंध मजबूत होता है। इसके विपरीत जिस अनुक्रिया में असंतोष, कष्ट या दुख मिलता है उस अनुक्रिया का संबंध कमजोर या वीकेंड से होता है। इसके बाद देखिए बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है कि इनमें से कौन सा थांडाइक द्वारा दिए गए आंशिक क्रिया के नियम का एक हिस्सा है? यदि किसी कार्य को करते समय सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो तो, अधिगम की परिस्थितियां समान हो तो एक अधिगम क्रिया के साथ दूसरा अधिगम भी सीखा जा सकता है। किसी स्थिति के कुछ हिस्सों में भाग लेने की क्षमता सादृश्य अंतर्दृष्टि के माध्यम से सीखने के संबंध की प्रक्रिया बनाती है। थर्ड ऑप्शन सही हो, क्योंकि आंशिक क्रिया का नियम बताता है कि बालक किसी समस्या के संपूर्ण रूप के बजाय उसके कुछ महत्वपूर्ण या आंशिक तत्वों पर ही ध्यान केंद्रित करता है और उनके प्रति प्रतिक्रिया देता है। इसलिए किसी स्थिति के कुछ हिस्से में भाग लेने की क्षमता सादृश्य अंतर्दृष्टि के माध्यम से सीखने के संबंध की प्रक्रिया बनाती है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन थांडाइक द्वारा दिए गए अभ्यास के नियम का एक भाग है? देखिए थांडाइक के अभ्यास का नियम दिया गया था, उसमें से भाग है कि सीखने की क्रिया को बार बार दोहराया जाता है, उसी को हम अभ्यास का नियम कहते हैं। इसमें 2 भागों में बांटा गया है, एक है उपयोग का नियम और दूसरा है अनुप्रयोग का नियम। इसका सीधा अर्थ है कि बार बार दोहराने से अधिगम मजबूत होता है, ना दोहराने पर अधिगम धुंधला या विस्मृत हो जाता है। और तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से किस विचारक ने कहा है कि जो ज्ञान मजबूरी में प्राप्त किया जाता है वह मन पर कोई पकड़ नहीं रखता? कार्ल मार्क्स, प्लेटो, महात्मा गांधी, जॉन डेवी। स्टेटमेंट देखिए 4, मुझे लगता है 4 स्टेटमेंट परिभाषाएं हमने देखी इसी में, तो परिभाषा स्टेटमेंट अवश्य पढ़ लीजिएगा। तो जिस विचारक ने कहा कि जो ज्ञान मजबूरी में प्राप्त किया जाता है वह मन पर कोई पकड़ नहीं बनाता है, वह कहलाते प्लेटो। प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक प्लेटो का मानना है कि बच्चों पर शिक्षा जबरदस्ती नहीं थोपी जानी चाहिए। उनका एक प्रसिद्ध कथन है कि ज्ञान जो दबाव या मजबूरी में हासिल किया जाता है वह मस्तिष्क पर स्थायी प्रभाव नहीं छोड़ता है। तो ये PYQ सीरीज पर हमने CDP बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न करे। 30 में से आपकी कितनी सही है सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। बाकी सभी सब्जेक्ट की PYQ सीरीज हम चला रहे हैं, प्लेलिस्ट बना दिए गए, ज्वाइन कीजिए, फ्री ऑफ क्लासेस ज्वाइन कीजिए, क्लासेस सारे कुछ आपको मिलेंगी। और नोट्स प्राप्त करने के लिए व्हाट्सएप कीजिए, नोट्स में आप टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो कीजिए, नोट्स प्राप्त कीजिए। नोट्स ये जो बनाई गई है आपकी बेहतर प्रिपरेशन के लिए बनाई गई है। जो चीज़ें आपको पढ़ेंगी, जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है, उन्हीं टॉपिक को कंबाइन किया गया है, शामिल किया गया है। धन्यवाद सभी का, मिलते हैं आपके अगले सेशन पे। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद साथी।